हेलो एवरीवन, आज हम 2015 में आई एक साईफाई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द मार्शियन। इस मूवी में स्टोरी है एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जो मार्स प्लेनेट पर फंस जाता है। वो पृथ्वी पर नहीं आ सकता है और उसके पास ज्यादा दिन का खाना भी नहीं है। अब वो आगे क्या करेगा जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो मूवी स्टार्ट होती है 6 एस्ट्रोनॉट से जो कि मार्स पर एक मिशन पर है जिसका नाम है एरिस 3 और आज उनका मार्स पर 18वां दिन है, जहां हम देखते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर मार्क वोटनी को। इसके अलावा बाकी के एस्ट्रोनॉट थे जिसमें थी इस मिशन की कैप्टन लुइस, बेथ जोहानसन, क्रिस बेक, रिक मार्टिनेज और अलेक्स वोगल को। वो सभी मार्स की मिट्टी के सैंपल ले रहे थे। तभी उन्हें मिशन के अपडेट्स मिलते हैं जिसमें एक बहुत बड़े तूफान का जिक्र किया गया था जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। तो वो इस मिशन को रद्द कर देते हैं क्योंकि अगर वो इस तूफान से नहीं निकले तो मैप पलट जाएगा और वो लोग मार्स पर ही फंस जाएंगे। तो वो इमरजेंसी लॉन्च की तैयारी करते हैं और सभी एस्ट्रोनॉट हैब से निकल के मैप की तरफ जा रहे थे। बाहर तूफान था इसलिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। तभी कम्युनिकेशन का एंटीना टूट के वोटनी से टकराता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। उससे कॉन्टैक्ट भी टूट गया था। कैप्टन लुइस बाकी एस्ट्रोनॉट्स को मैप में जाने को कहती है और खुद कई देर तक वोटनी को ढूंढती है, पर उसे इतने खतरनाक तूफान में ढूंढना नामुमकिन था। जब उसे एंटीना टकराया था तब उसका प्रेशर अलार्म बजना शुरू हो गया था, मतलब कि उसका सूट लीक हो गया था और बिना दबाव के वो 1 मिनट में ही मर जाएगा। तो वो लोग गैस कर लेते हैं कि वोटनी मर चुका है। वो यहाँ ज़्यादा रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि मैप झुक रहा था। तो वो लॉन्च कर देते हैं और वोटनी को ढूंढे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ अर्थ पर नासा के डायरेक्टर टेडी अनाउंस कर देते हैं कि एस्ट्रोनॉट मार्क वोटनी की मौत हो चुकी है और बाकी के एस्ट्रोनॉट हम इस पर सुरक्षित है और वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। यहाँ मार्स पर हम वोटनी को देखते हैं जो कि जिंदा था। उसका प्रेशर अलार्म बज रहा था और वो रेत में दबा पड़ा था। तभी उसे होश आता है। उसकी ऑक्सीजन की मात्रा घट रही थी। तब वो देखता है कि उसके पेट में एक एंटीना का टुकड़ा घुसा हुआ है। इस वजह से उसे तेज दर्द हो रहा था। वो टुकड़ा एक केबल से होते हुए एंटीना से जुड़ा हुआ था। वो उस वायर को काट के हैब में जाता है जहाँ वो उस टुकड़े को अपने हाथों से निकालता है और टाँके लगाता है। अब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वो कहता है कि मैं सोल 18 को मरा नहीं था, पर क्रू को लगा होगा कि मैं मर चुका हूँ। दरअसल उस टुकड़े ने ही उसके सूट को पैक करके रखा था। अब नासा से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं था, पर अगर कांटेक्ट हो भी जाए तो भी उस मिशन को यहाँ पहुँचने में 4 साल लग जाएंगे। और वो एक ऐसे हैब में था जिसे सिर्फ 31 दिन टिकने के लिए बनाया गया था। ऑक्सीजनेटर खराब हुआ तो वो दम घुटने से मर जाएगा, वाटर रिक्लेमर खराब हुआ तो वो प्यास से मर जाएगा और अगर हैब फट गया तो वो मार्स के वातावरण में राख हो जाएगा। अगर किस्मत से ये सब नहीं हुआ तो वो भूख से मर जाएगा। उस रात भी तूफान जारी था। उसका हैब वाइब्रेट हो रहा था और हैब का आगे वाला हिस्सा लीक हो रहा था। वो दिल ही दिल जानता था कि अगर हैब उड़ गया तो उसका मरना तय है। उस रात वो हैब में रखी सारी चीज़ों को देखता है और फैसला करता है कि वो यहाँ मरने वाला नहीं है। अगले दिन उसे किचन में से आलू का एक पैकेट मिलता है और वो खुश हो जाता है। वो खाने का हिसाब लगाता है कि उसके पास कितना खाना है। एरिस 3 मिशन 31 दिन तक का था, पर उन्हें 61 दिन तक का एक्स्ट्रा खाना दिया गया था 6 मेंबर्स के लिए। पर वो सिर्फ अपनी बात करे तो वो खाना 300 दिन तक टिकेगा, जिसे वो खींच के 400 दिन चला सकता था। उसे किसी भी तरह 3 साल तक का खाना चाहिए था। अब वो एक बॉटनिस्ट था तो वो मार्स पर आलू उगाने का फैसला करता है। खाद के रूप में वो अपना मल इस्तेमाल करने वाला था। इसके लिए वो हैब में एक जगह को खाली करता है, फिर वो मार्स की मिट्टी उसमें भरता है और अब टाइम आ गया था आलू बोने का। तो वो अपने मल को एक बाल्टी में पानी के साथ मिक्स करता है और वो इस तरह खाद बनाता है और आलू बो देता है। उसने सोल 24 को काम शुरू किया था और सोल 36 तक उसने आलू बो दिए थे, पर अब प्रॉब्लम पानी की थी। उसने 126 स्क्वायर मीटर जितनी मिट्टी तैयार कर ली थी और इसके लिए उसे बहुत सारा पानी चाहिए था, इसीलिए उसे पानी बनाना था। और वो जानता था कि पानी कैसे बनाया जाता है। इसके लिए वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के चलाता है और पानी बनने लगता है और वो खुश हो जाता है। अब वो अपने आलू को उगा सकता था। एक दिन वो देखता है कि उसके आलू अंकुरित हो चुके हैं। वो उस पौधे को छुके हेलो कहता है क्योंकि वो ही उसकी जान बचाने वाले थे। यहाँ पृथ्वी पर वोटनी का फ्यूनरल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंडी पार्क को, जो कि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन थी और वो नासा में काम करती थी। तभी उसे विंसेंट कपूर का मैसेज आता है जो कि नासा के मार्स मिशन के डायरेक्टर थे। वो उसे एक कोड देते हैं और उसे चेक करने को कहते हैं। जब मिंडी वो कोड चेक करती है तो वो देखती है कि सोल 18 और सोल 54 के बीच मार्स के हैब पर कई चीजें इधर उधर की गई है। तो वो तुरंत ये बात बाकी लोगों को बताती है। इससे अब उनको ये तो पता था कि वोटनी जिंदा है, पर वो ये बात बाकी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बताते। पर वो मीडिया में अनाउंस करते हैं कि वोटनी जिंदा है
अब वोटनी की मंजिल थी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर स्केपलेरी क्रेटर, जहाँ 4 साल बाद नासा का अगला मिशन एरिस 4 लैंड करने वाला था। तो एरिस 4 के क्रू जब 4 साल बाद वहाँ आएंगे तब वोटनी को वहाँ पहुँचना था। तो वो पहले से इसकी तैयारी कर रहा था। उसके पास 2 रोवर थे और हर एक रोवर 35 किलोमीटर ही चल सकता था। उसके बाद उन्हें हैब में रिचार्ज करना पड़ता था। तो वो दूसरे रोवर की बैटरी निकाल के एक रोवर में फिट कर देता है ताकि वो लंबी दूरी तय कर सके। पर प्रॉब्लम यह थी कि रात को ठंड की वजह से उसे हीटर ऑन करना पड़ता था, पर ऐसा करने से उसकी आधी बैटरी जाया हो जाएगी। वो इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेता है। वो अपने साथ रेडियो आइसोटोप थर्मल रखता है जिससे उसे गर्मी मिलती है। यहाँ नासा वोटनी तक खाना और जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहे थे, पर प्रोब को मार्स पर पहुँचने में 9 महीने लगेंगे और प्रोब को बनाने में 3 महीने लगेंगे, यानी कि प्रोब को वहां पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। यहाँ वोटनी के आलू को अब 48 दिन हो गए थे। तो वो पौधों में से सारे आलू निकाल लेता है जो कि बहुत अच्छे उगे थे। वो बड़े आलू को खाने के लिए रख लेता है और छोटे आलू और पौधों को फिर से बो देता है। पर यह सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो नासा से संपर्क न कर पाए। एक दिन उसे मार्स के मैप पर एक चीज दिखती है, तो वो रोवर लेके वहीं जा रहा था। वो एक जगह पे जा रहा था जिसका नाम था एसिडेलिया प्लेनेटिया। इधर नासा को पता चलता है कि वो उस जगह जा रहा है, तो विंसेंट कपूर समझ जाते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और वो तुरंत फ्लाइट पकड़ते हैं और जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी पहुंचते हैं जो कि कैलिफोर्निया में थी। इधर वोटनी वहां पहुंच के कुछ ढूंढने लगता है, तभी उसे कुछ मिलता है और वो वहां खोदने लगता है। दरअसल वो पाथफाइंडर को ढूंढ रहा था जो कि 1996 में मार्स पर भेजा गया था। विंसेंट कपूर समझ गए थे कि वो पाथफाइंडर ढूंढने जा रहा है, इसलिए वो भी जेट प्रपोल्शन लेबोरेटरी पहुंचते हैं क्योंकि सेम वैसा ही मॉडल उस लेबोरेटरी में भी था। वोटनी उसे खोद के बाहर निकालता है ताकि वो नासा से संपर्क कर सके। वो उसे लेकर हैब पर पहुंचता है और उसके पुर्जों को ठीक करके उसे ऑन करता है। इधर पृथ्वी पर भी सेम उस मॉडल को ऑन करके रखा था और फाइनली उन्हें सिग्नल मिल जाता है, पर उन्हें सिर्फ हाँ या ना में बातें करनी थी और वो बहुत पेचीदा था। तो वोटनी नंबर्स का इस्तेमाल करता है जिसमें कैमरा जिस नंबर पे फोकस करता है वोटनी फिर उस नंबर के अल्फाबेट्स को ढूंढ के एक वर्ड बनाता है और उसके बाद नासा वोटनी को रोवर को हैक करके पाथफाइंडर से जोड़ने को कहते हैं और काम हो गया। अब वोटनी नासा से बात कर सकता था। विंसेंट कपूर वोटनी से कहती है कि सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है, हम तुम्हारे लिए जरूरी खाना भिजवा रहे हैं ताकि एरिस 4 तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख के वोटनी इमोशनल हो जाता है और उसे जीने की एक उम्मीद नजर आने लगी थी। वो पूछता है कि क्रू कैसा है। तब विंसेंट कपूर लिखते हैं कि हमने क्रू को नहीं बताया है कि तुम जिंदा हो। तो वोटनी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए हम इस फ्लाइट के डायरेक्टर मिच कहते हैं कि हमें क्रू को सब बता देना चाहिए और यही सही रहेगा। तो वो एस्ट्रोनॉट्स को बता देते हैं कि वोटनी अभी जिंदा है। ये सुन के कैप्टन लुईस को बहुत बुरा लगता है कि मैं उसे मार्स पर ही छोड़ाई। बाकी के एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि नहीं, हम सब उसे छोड़ाए थे। एक दिन वोटनी बाहर से जब हैब में जाता है तो प्रेशर बढ़ जाने की वजह से उसके हैब में एक धमाका होता है और वो हैब के एक हिस्से के साथ दूर जाके गिरता है जिसमें उसका हेलमेट भी टूट जाता है और प्रेशर कम होने लगता है। वो जैसे तैसे हेलमेट के प्रेशर को स्टेबल करता है, पर वो खिड़की से देखता है तो वो समझ जाता है कि हैब में कुछ नहीं बचा होगा। जब वो टॉर्च लेके हैब में जाता है तो वो देखता है कि उसकी सारी फसल तबाह हो गई थी। ना के बराबर दबाव होने की वजह से वहाँ जो भी पानी था वो भाप बनकर उड़ गया और वहाँ जो भी बैक्टीरिया थे वो मार्स के वातावरण को छू के ही खत्म हो गए थे। इस वजह से वो बचे हुए आलू को खाके जिंदा रह सकता था, पर नए नहीं उगा सकता था। उसके पास 200 दिन का खाना था जो कि सोल 609 तक चलने वाला था और मार्स पर प्रोब आने वाला था सोल 868 तक, मतलब कि सोल 868 तक वो जिंदा नहीं रहने वाला था। तो अब नासा को और भी जल्दी उस प्रोब को लॉन्च करना था। अब एस्ट्रोनॉट को पता था कि वोटनी जिंदा है, तो नासा ने उन्हें वोटनी से बात करने की परमिशन दे दी थी। वोटनी कहता है कि मैं हर रोज बाहर निकल के दूर तक फैले क्षितिज को देखता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ और करने को है ही नहीं। अब वोटनी को इंतजार था उस दिन का जब प्रोब यहाँ खाना लेकर आने वाला था और नासा ने उसे बचे हुए खाने को और बचाने को कहा और अब वक्त आ गया था प्रोब को लॉन्च करने का। तो खाना और कुछ जरूरी सामान प्रोब में रख के उसे लॉन्च कर दिया जाता है। लॉन्च तो सक्सेसफुल रहता है, पर कुछ टाइम बाद फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम नजर आती है और तभी फ्लाइट ब्लास्ट हो जाती है और सभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वोटनी पूछता है कि लॉन्च कैसा रहा, पर नासा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब वोटनी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी मौत पक्की है, तो वो कैप्टन लुईस को कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो आप प्लीज मेरे मॉम डैड से जरूर मिलिएगा। मैं हार नहीं मान रहा, हमें बस हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ। अगर मैं मर गया तो इसके पीछे नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से कभी डरा नहीं, मैंने उनका सामना किया। टेडी बताते हैं कि हमने इस मिशन को जल्दी लॉन्च करने में उन्हें अपने काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ा, इसलिए उन्होंने प्रोब की इंस्पेक्शन नहीं की थी
और यही वजह थी कि मिशन फेल हो गया। तो चाइना नासा की मदद करने के लिए आगे आता है और उन्हें एक बूस्टर देता है जो कि मार्स तक पहुंचने में सक्षम था। यहाँ हम रिच पर्नल को देखते हैं जो कि एक एस्ट्रोडायनेमिक्स था। वो नासा के सुपर कंप्यूटर से कुछ कैलकुलेशन करता है और वो सीधा विंसेंट कपूर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपका प्रोब भेजने का प्लान काम नहीं आएगा, इसमें बहुत वक्त लगेगा। उसका कहना था कि वो सोल 561 तक हम इसको मार्स तक पहुंचा सकता है। वो कहता है कि इस वक्त हम इस पृथ्वी की तरफ आ रहा है, उसे स्पीड कम करके पृथ्वी पर पहुंचने में 1 महीना लगेगा। उसके बजाय मेरा कहना यह है कि हम इसकी स्पीड बढ़ा दे और पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा करके उसे स्पीड से मार्स की ओर भेज दिया जाए। इसी दौरान चाइना ने जो हमें बूस्टर दिया है उसके जरिए सामान हम इस पर पहुंचा दिया जाए और फिर मार्स पे भेज दिया जाए, पर मार्स पर हम इसको उतरना नहीं है। नासा ने अगले मिशन एरिस 4 के लिए पहले से एक प्रोब मार्स पर रखा था, तो बोर्डनी उसकी मदद से ही हम इस तक आएगा और फिर वो उन्हें पकड़ लेंगे। नासा उसकी बात पर गौर करता है, पर ऐसा करने से उन एस्ट्रोनॉट्स के मिशन में 573 दिन और जुड़ने वाले थे, तो ये फैसला उन एस्ट्रोनॉट्स पे ही छोड़ दिया जाता है। तो वो लोग इसके लिए मान जाते हैं और बोटनी को बचाने का फैसला करते हैं। हालांकि नासा ये नहीं चाहता था कि वो मार्स पर जाए, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को बचाने जा रहे थे जिसके मरने के चांस बहुत ज्यादा थे। तो नासा बाकी के एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर वो नासा को बिना बताए अपना रूट चेंज कर देते हैं। हम इस पर एक सामान से भरा प्रोब भेजा जाता है और उसके बाद हम इस मार्स की तरफ रवाना होता है। यहाँ बोटनी को सारा प्लान बताया जाता है, तो वो यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर एरिस 4 की लैंडिंग साइट पर जाने की तैयारी करता है। अब 7 महीने बीत गए थे। बोटनी अब बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि उसे कई दिनों से पेट भर के खाना नहीं मिला था और वो स्केपलरी क्रेटर जाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए वो हर जरूरी सामान अपने रोवर पे ले लेता है और वो हेब को छोड़ के रोवर लेके चला जाता है। उसकी मंजिल बहुत दूर थी, जहाँ भी वो जाता वहाँ पहुँचने वाला वो पहला इंसान होता है। रोवर से बाहर कदम रखता है तो ऐसा करने वाला वो पहला इंसान होता है। पहाड़ पर चढ़ता है तो ऐसा करने वाला वो पहला इंसान बनता है। 450 करोड़ साल तक यहाँ कोई नहीं आया था और अब वो यहाँ अकेला इस प्लेनेट पर था। वो दोपहर से पहले 4 घंटे ड्राइव करता था और सोलर पैनल को चार्ज करने के लिए 13 घंटे तक बिछा के रखता था और इसी बीच थोड़ी देर के लिए सो जाता था और वो ऐसे ही लगातार सफर कर रहा था। वो शरीर से भले ही कमजोर हो गया था, पर उसके दिल में एक जुनून था, एक आस थी घर पहुंचने की। यहाँ नासा कहता है कि बोटनी को अगर प्रोब से हम इस तक पहुंचना है तो उसे प्रोब को बहुत हल्का करना होगा, इसीलिए उसे कुछ सामान प्रोब से हटाना होगा, जैसे कि ऊपर का एयरलॉक, खिड़कियाँ, लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे और भी बिना काम की चीजें। और प्रोब को हम ही से कंट्रोल करना था। अब हम इस मार्ग पर उतर नहीं सकता था, वरना उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि वो धरती तक वापस पहुंच सके। सोल 538 के दिन बोटनी स्केपलरी क्रेटर तक पहुंच गया था और वहां पहुंच के वो प्रोब की उन चीजों को हटा देता है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। यहाँ एस्ट्रोनॉट बोटनी को किस तरह से हम इस पर ले आना है ये प्लानिंग करते हैं। प्लान ये था कि हम इसको मार्स की ऑर्बिट में ले जाया जाएगा, तभी बोटनी नीचे से प्रोब लेके आएगा और वो लोग उसे पकड़ लेंगे। बोटनी जाने से पहले अपने पूरे शरीर को साफ करता है, क्योंकि वो अपने 3200 किलोमीटर के सफर में कहीं भी नहाया नहीं था, इसीलिए उसे इन्फेक्शन हो गया था। वो अपने बाल दाढ़ी भी काटता है और फिर स्पेस सूट पहन के प्रोब में बैठता है। यहाँ अर्थ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि बोटनी को वापस ले आ पाएंगे या नहीं। लॉन्च के 2 मिनट पहले कैप्टन लुइस बोटनी से पूछती है कि तुम कैसे हो, तब बोटनी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक हूँ, आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। वो उस मार्स को छोड़ के अब अपने घर जा रहा था जिसने उसका इम्तिहान लिया था और प्रोब को लॉन्च कर दिया जाता है। अब क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लॉन्च कर रहा था तो वो बेहोश हो जाता है। कैप्टन लुइस उसे कांटेक्ट करती है, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता और ये सब नासा और सारे लोग सुन रहे थे, पर नासा इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बातचीत करने में उन्हें 16 मिनट के बाद रिप्लाई मिलेगा। तभी बोटनी को होश आ जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि हमिश और बोटनी के बीच स्पीड और दूरी का तालमेल बन नहीं रहा था। इसीलिए कैप्टन लुइस एक बम बनाने को कहती है और उसे शिप के आगे वाले हिस्से में ब्लास्ट करती है, जिससे हम इसकी स्पीड धीमी हो जाती है। अब बोटनी देख चुका था, पर अभी भी वो 312 मीटर दूर था। कैप्टन लुइस उस तक पहुंच नहीं रही थी, तो बोटनी अपने ग्लव्स में किसी नुकीली चीज से छेद कर देता है, जिससे उसे एक थ्रस्ट मिलता है और वो हमिश तक पहुंच जाता है, जहां कैप्टन लुइस उसे पकड़ लेती है। अब वो सभी बहुत खुश थे, वो सबके गले मिलता है और नासा को बता दिया जाता है कि वो मिल गया है, तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर ले आते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।